हेलो एवरीवन। देखिए, एक बार फिर से हम आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू लेकर आए हैं। ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो आपके यूजीसी नेट, ये जो प्रोफेसर का एग्ज़ाम है या जो अदर आपके एग्ज़ाम है हायर लेवल के, उन सब में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और इन क्वेश्चन को हमने प्रॉपर हिंदी में भी आपको बताया है, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पूछ रहे हैं इकोनॉमिक रेंट क्या है, यानी आर्थिक लगान जिसे कहते हैं वो क्या होता है। तो ये जो है कि जो प्राइस दिया जाता है लैंड और अदर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो कि हमारे फिक्स रहते हैं, तो उनके लिए जो पे किया जाता है उसे इकोनॉमिक रेंट कहते हैं। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। लेकिन नेक्स्ट पूछ रहे हैं रेंट इज़ ए अर्निंग ऑफ, रेंट किसकी अर्निंग है। तो देखिए, जो हमारा स्पेसिफिक फैक्टर होता है उसकी अर्निंग को रेंट कहते हैं। जैसे कि देखिए, हमने पढ़ा है कि जो हमारे एक प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं वो 5 होते हैं: लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन और कैपिटल। तो रेंट जो है वो लैंड के लिए दिया जाता है। जो हमारा ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। देखिए, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जब लैंड का जो अमाउंट है वो फिक्स होता है, यानी जो भी हमारी भूमि है उसका अमाउंट फिक्स है, यानी जो हमारा फिक्स फैक्टर है, तो देखिए उसका सप्लाई कर्व है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, बेलोचदार होगा, क्योंकि फिक्स है ना वो, तो उसको बढ़ाया घटा नहीं सकते हम, जितना है उतना ही है। और जो रेंट है वो उसकी डिमांड के द्वारा डिटरमाइंड होगा, यानी कितना रेंट मिलना चाहिए ये डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो ज़्यादा रेंट रहेगा, कम डिमांड होगी तो कम रेंट रहेगा। और जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ही हमारी जो है वो उसकी रेंट ज़्यादा रहेगी। तो इसके जो चारों ऑप्शन है वो हमारे सही हैं। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट पूछ रहे हैं क्वासी रेंट यानी कि आभास लगान क्या होता है। आभास लगान वो होता है जो हमारे फैक्टर होते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो ये जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी ये शॉर्ट पीरियड फिनोमेना है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं क्वासी रेंट किस लिए रिटर्न में मिलता है। तो जो हमारा सेकेंडरी कॉस्ट के रूप में रिटर्न में मिलता है ये पूछ रहे हैं जो रेंट की मॉडर्न थ्योरी है। तो रेंट कैसे मिलता है, तो रेंट क्या केवल लेबर से मिलता है, लैंड से मिलता है, कैपिटल से मिलता है, या सभी फैक्टर पे मिलता है। तो ये सभी फैक्टर पे मिलता है। देखिए, क्वासी रेंट का पूछ रहे हैं क्वासी रेंट कैसे निकलता है। तो प्राइस में से जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है जब उसको माइनस कर दिया जाता है तो हमारा क्वासी रेंट मिलता है। देखिए, इसमें पूछ रहे हैं कि किसको एक कैपिटल नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कैपिटल क्या होता है। देखिए, कैपिटल वो होता है जिसके हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, अगर देखिए एक बैरन में स्ट्रॉ है, ये कैपिटल है। फैक्ट्री में स्ट्रॉ है, ये हमारा कैपिटल है। हेड शॉप में है, ये है। लेकिन जो हमारे रूम में स्ट्रॉ है ये कैपिटल नहीं है, क्योंकि इसका हम आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए कोई यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो इसीलिए ये कैपिटल नहीं कंसिडर किया जाएगा, ना ही इससे कोई इन्वेस्टमेंट होगा। इंटरेस्ट इज़ द प्राइस पेड फॉर द यूज़ ऑफ कैपिटल इन एनी मार्केट। जो कैपिटल हम मार्केट में यूज़ करते हैं तो उसके लिए जो प्राइस पे किया जाता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये डेफिनेशन दी है S.E. हैरिस ने। देखिए, इसमें पूछ रहे हैं कौन सी इक्वेशन जो है वो ग्रॉस इंटरेस्ट यानी कि सकल ब्याज को दिखाती है। तो देखिए, जो हमारा ये डी ऑप्शन है जिसमें दे रखा है नेट इंटरेस्ट प्लस इंश्योरेंस अगेंस्ट पर्सनल एंड ट्रेड रिस्क और वेजेस ऑफ मैनेजमेंट, तो ये सब हमारा ग्रॉस इंटरेस्ट को दिखाता है। इसमें पूछ रहे हैं प्योर इंटरेस्ट विल बी। देखिए, प्योर इंटरेस्ट क्या होगा, जो हमारा ग्रॉस होगा उसमें से जो भी हमारा माइनस करना है उससे निकलेगा। तो इसीलिए प्योर इंटरेस्ट जो होगा वो हमारा माइनस करके निकलेगा, तो इसीलिए स्मॉलर होगा ग्रॉस इंटरेस्ट से। देखिए, नेक्स्ट है इंटरेस्ट इज़ द रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। जो हमारा ब्याज होता है जब हम अपनी तरलता को छोड़ते हैं कुछ समय के लिए, उसका रिवॉर्ड हमें मिलता है। यानी जो पैसा अपने पास हम नहीं रखना चाहते हैं, किसी को देते हैं या कहीं काम में लगाते हैं, उसके बदले में ही तुम्हें ब्याज मिलता है। तो ये किसने कहा था, ये कीन्स ने कहा था। पूछ रहे हैं ये विच थ्योरी इज कॉल्ड द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जो हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी है, तो वो है हमारी द लोनेबल फंड थ्योरी। ये पूछ रहे हैं मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव डिपेंड्स मोस्टली ऑन द करंट लेवल ऑफ।
जो ट्रांजैक्शन के लिए मनी डिमांड की जाती है तो वो किसके लेवल पे डिपेंड रहती है? देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रहती है हमारी, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा होता है तो हम ज़्यादा मनी को यूज़ नहीं करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन अगर इंटरेस्ट का रेट हमारा कम रहता है तो हम मनी को यूज़ करते हैं। इसी की अगर हम लोन की तरह बात कर लें, अगर लोन का जो इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा होता है तो फिर हम मनी नहीं लेते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन अगर कम इंटरेस्ट पे मिल जाती है तो हम ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट डू नॉट पर्टिकुलरली अफेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड फॉर। अगर पैसा रखा गया है कौन से मोटिव पे, तो उसका जो इंटरेस्ट का अगर चेंज हो रहा है रेट तो वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। देखिए एक तो ट्रांजैक्शन मोटिव है और एक प्रिकॉशनरी मोटिव है। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन, और प्रिकॉशनरी का मतलब होता है कि भविष्य की जो भी हमें ज़रूरत हो सकती हैं उसके लिए जो हम रखते हैं वो। देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट की जो मॉडर्न थ्योरी है वो किसने दी है, तो वो हिक्स और हैंसन ने दी है। देखिए कार्ल मार्क्स के अनुसार जो प्रॉफिट यानी कि लाभ है वो क्या है, वो एक प्रीडेटरी इनकम है। प्रॉफिट कहाँ से आता है, तो वो अनसर्टेनिटी से आता है। देखिए नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट में से इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस करने पे निकलता है। देखिए इकोनॉमिक्स टर्म्स में प्रॉफिट को हम कैसे मान सकते हैं, तो प्रॉफिट एक कॉस्ट भी है और एक रेसिडुअल रिवॉर्ड भी है। नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ को क्या बताया जाता है, हमने पहले भी बताया था, सामान्य लाभ का मतलब होता है ना तो लाभ ही हो रहा है ना हानि हो रही है, बस जितना लगा रहे हैं उतना निकल रहा है। तो क्या आएगा, इंक्लूडेड इन एवरेज कॉस्ट इन द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ फर्म। देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि अगर कॉम्पिटिटिव है यानी मार्केट जो है उसमें कंपटीशन चल रहा है, प्योर कंपटीशन है, तो प्रॉफिट कैसा होगा, ज़ीरो होगा, प्रॉफिट तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्राइस सभी के लिए सेम रहता है, कोई प्राइस को बढ़ा नहीं सकता। इक्विलिब्रियम लेवल के एम्प्लॉयमेंट पे फैक्टर प्रोडक्शन जो है, तो क्या कंडीशन नेसेसरी है, तो वो है एमआरपी जो है वो एआरपी के इक्वल होनी चाहिए। इसमें पूछ रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन जो है प्रोडक्ट मार्केट में, वहाँ क्या होता है, तो वहाँ एमआरपी इज इक्वल टू वीएमपी होता है। देखिए इसमें पूछ रहे हैं वेज ऑफर कर्व जो है वो किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, तो देखिए ये वेज रेट और जनरल प्राइस लेवल में दिखाता है। देखिए सेटरिस पेरिबस टर्म जो क्या है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अन्य बातें समान रहे, तो ये कहाँ माना जाता है, लॉ ऑफ डिमांड में। अन्य बातें समान रहे में क्या होता है कि उपभोक्ता विवेकशील है, सामान्य स्थिति रहनी चाहिए, उपभोक्ता के दिमाग का सही से प्रयोग होना चाहिए, मतलब साधु नहीं होना चाहिए, शराबी नहीं होना चाहिए, तो ये सब बातें आती हैं अन्य बातें समान रहे में। वातावरण सामान्य होना चाहिए, राजनीतिक उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। इसमें कह रहे हैं कि डिमांड कर्व जो है कमोडिटी का है वो हमेशा कैसे मूव करता है, तो एक जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है लेफ़्ट से राइट की ओर। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइस जो होता है और डिमांड होती है ये आपस में इन्वर्स रिलेटेड होते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। जितना हमारा प्राइस बढ़ता है उतनी हमारी डिमांड घटती है, और जितना हमारा प्राइस कम होता है उतनी हमारी डिमांड बढ़ती है, तो इसीलिए ये नेगेटिवली स्लोप होता है लेफ़्ट से राइट की ओर। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। पूछ रहे हैं कंज्यूमर जो है कब वो इक्विलिब्रियम यानी संतुलन में कहा जाता है, तो कंज्यूमर को संतुलन में जब कहते हैं जब वो जितना खर्च करता है उससे उसे उससे भी ज़्यादा या जितना उसको चाहिए उतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो इसका आंसर है व्हेन ही अटेन्स द मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन, यानी जितनी संतुष्टि उसे मिलनी चाहिए उतनी उसको मिलती है, या जितनी वो चाहता है उतनी संतुष्टि उसको मिलती है पैसे खर्च करने के बाद, तो उसे इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। पूछ रहे हैं ये कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, लगभग सही है। पहला है कि कमोडिटी में वैल्यू होगी अगर ये किसी के द्वारा मांगी जा रही है, तो ये गलत है। अगर किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है उसमें वैल्यू नहीं है। मान लीजिए हमने खाना खा लिया, हमारा पेट भरा हुआ है और हमारे सामने खाना है, तो हम उसकी डिमांड नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि खाने की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कोई पढ़ने वाला बच्चा है और उसको बुक की ज़रूरत है, लेकिन कोई ऐसा बच्चा है या कोई भी और है या जो पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है, उसके सामने वो बुक है,
या उससे रिलेटेड नहीं है वो सब्जेक्ट, तो क्या वो उसकी डिमांड करेगा? नहीं करेगा। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन बुक की वैल्यू नहीं है। दूसरा है, एक कमोडिटी की वैल्यू होगी अगर ये इसके रिलेटिव टू डिमांड है। अगर वो डिमांड से रिलेटिव है तो उसकी वैल्यू है। तो देखिए ये सही है। द वैल्यू ऑफ कमोडिटी डिपेंड अपॉन इट्स प्राइस, ये गलत है। प्राइस से वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता, और ये वैल्यू डिपेंड करती है अपॉन डिमांड, ये भी गलत है। ये कह रहे हैं कि अगर जो फूड है उसकी प्राइस कम हो गए हैं, फिर भी उसके मतलब उसकी बेची जाने वाली मात्रा में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डिमांड है वो इनइलास्टिक यानी बेरोज़गार है। बेरोज़गार का या इनइलास्टिक का मतलब ही होता है कि प्राइस से उसका मतलब ही नहीं है। चाहे प्राइस कितना ही कम हो जाए, चाहे प्राइस कितना ही बढ़ जाए, उसकी डिमांड जितनी है उतनी ही रहेगी। डिमांड शेड्यूल क्या बताता है? डिमांड शेड्यूल जो होता है वो प्राइस का फंक्शन बताता है, ना तो ये टेस्ट का चेंज बताता है, ना ये साइज़ बताता है फैमिली के क्या उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। डिमांड क्या है डिफरेंस? तो डिमांड जो है वो एक पीरियड और प्राइस से रिलेटेड है। यही तो कहा जाता है मांग के लिए कि दिए हुए समय पर दी हुई कीमत पर उपभोक्ता कितनी वस्तुओं की मांग करता है, यही मांग होती है। किसी वस्तु की जो डिमांड है वो इनकम इलास्टिसिटी है, यानी आय लोचदार है, और वो एक से ज़्यादा है। तो कमोडिटी कैसी है? तो वो लग्जरी गुड है। लग्जरी आइटम डिपेंड करते हैं प्योरली इनकम पर। देखिए कह रहे हैं कि अगर दो कमोडिटी हैं और एक के प्राइस चेंज होने से दूसरी की जो क्वांटिटी है वो भी डिमांड उसकी चेंज हो रही है, तो इनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी है यानी कि आड़ी लोच है वो कैसी है? वो नेगेटिव है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि मांग में जो विस्तार है और संकुचन है वो किसका रिजल्ट होता है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो प्राइस में चेंज की वजह से होता है, जिसमें वो एक ही डिमांड कर पे मूव करता है। जब इतना प्राइस है तो ये, और जब प्राइस कम हो गया तो ये, एक ही मांग वक्र पे वो मूव करता है, तो प्राइस में चेंज की वजह से होता है ये। देखिए इनकम इलास्टिसिटी पूछ रहे हैं, यानी मांग की आय लोच पूछ रहे हैं, तो ये क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू प्रीवियस इनकम अपॉन प्रीवियस क्वांटिटी। ये पूछ रहे हैं अगर कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है किसी गुड पे वो कम हो जाता है, अगर उसका कीमत कम हो जाती है, तो इससे पता चलता है कि वो इनइलास्टिक है, यानी कि लेस देन 1 है। किसी गुड की डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी, लोचदार होगी, कब? जब प्राइस में बढ़ने से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाए, तो उसे इलास्टिक कहा जाएगा। देखिए जब दो गुड्स को साथ में कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि बैट और बॉल, कार और पेट्रोल, तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि अगर मटन का प्राइस एकदम से बढ़ जाता है तो चिकन की डिमांड कैसी हो जाएगी? ये देखिए सब्स्टिट्यूट है, तो इसका क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर एक वस्तु की जो है जो क्वांटिटी है उसको बनाया जाता है दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस के अगेंस्ट, तो वो कर्व कैसा बनेगा? वो पॉजिटिवली स्लोप होगा, यानी इस तरह का बनेगा, क्योंकि एक का प्राइस जब बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है। सब्स्टिट्यूट में ऐसा ही होता है। डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली के लिए डिमांड कैसी होती है? बिजली एक नेसेसिटी है, तो इसकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक यानी बेरोजगार होती है। इन सब में से सबसे कम इलास्टिसिटी किसकी है? तो वो साल्ट की है, क्योंकि ये नेसेसिटीज़ में आता है। देखिए पेट्रोल और ऑटोमोबाइल की जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो कैसी होगी? वो ज़ीरो होगी।
देखिए प्राइस इलास्टिसिटी कैसे बता सकते हैं इसको हम, तो द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू ए चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, डिमांड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो इससे बता सकते हैं हम कीमत लोच को, यानी प्राइस इलास्टिसिटी को। पूछ रहे हैं कि नमक के लिए बहुत कम कीमत लोच क्यों होती है, तो इसलिए होती है क्योंकि ना तो इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है और ये जो है बहुत स्मॉल पोर्शन लेता है कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर का, तो इसीलिए डी ऑप्शन इसका राइट है। देखिए मांग के नियम के जो अपवाद हैं वो क्या होते हैं, यानी जो मांग के नियम को फेल करते हैं, तो देखिए ये है कि ये इंडिविजुअल डिमांड पर तो एप्लीकेबल हो जाते हैं, लेकिन जो मार्केट डिमांड कर्व है उस पर नहीं होते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यानी आय का वितरण है, वो क्या चीज़ इफेक्ट करता है, इंडिविजुअल की स्किल का परफॉर्मेंस नहीं, सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस और कॉम्प्लीमेंट का प्राइस नहीं, इंडिविजुअल की डिमांड कमोडिटी के लिए नहीं, ये करता है मार्केट की डिमांड कमोडिटी के लिए। देखिए मैचिंग है ये, नॉर्मल डिमांड कर्व हमारा कैसा होता है, नॉर्मल डिमांड कर्व हमारा इस तरह स्लोप करता हुआ होता है, यानी जो हमारा सी इसका राइट आंसर है, डाउनवर्ड टू द राइट, इस तरह से ही बनता है। उसके बाद इनकम कंजम्पशन कर्व कैसा होता है हमारा, इनकम कंजम्पशन कर्व जो होता है ये हमारा होता है अपवर्ड टू द राइट, इस तरह से बढ़ता हुआ होता है। और इनइलास्टिक डिमांड कर्व कैसा होता है, वो हमारा इस तरह की स्ट्रेट लाइन होता है। तो देखिए हमारा क्या क्या इसके ऑप्शन है, फर्स्ट जो है वो हमारा फर्स्ट हमारा ये इसका है, फर्स्ट हमारा सी है, सेकंड जो हमारा है ये डी है, और थर्ड हमारा जो है वो ए है। तो ये कौन सी ऑप्शन मिल रही है, तो देखिए ये हमारी सी ऑप्शन मिल रही है। तो देखिए ये हमारे एमसीक्यूज़ थे, आशा करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। ऐसे ही एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए और इसे शेयर कीजिए ताकि इससे मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम आ रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।